यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लागू किया है, जिसे अभी तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उसके ही लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि यूजीसी बिल को फिर से लागू किया जाए और उसे हटाया नहीं जाए। तो हम जानते हैं कि क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या इनकी मांगे हैं। यूजीसी का नियम जब लागू हुआ, फिर उसके बाद जिस हिसाब से जनरल लोग प्रोटेस्ट करने लगे, उनका कहना है ये और ज़्यादा जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे छात्र जो हैं, ओबीसी हुए, एसटी एससी हुए, वो लोगों का प्रोटेस्ट है कि ये लागू होना ही चाहिए। तो इसमें आपकी क्या राय है? और यहाँ पे भी प्रोटेस्ट जिस हिसाब से हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली जनरल तो कोई कास्ट है नहीं, वो एक ओपन कैटेगरी है जिसमें कि सभी जाति के लोग compete कर सकते हैं। हर सोशल कैटेगरी से आने वाले लोग जनरल कैटेगरी में compete कर सकते हैं। मैं इसको ये भी नहीं बोलूँगा कि ये तमाम सवर्ण जाति का प्रतिरोध था। मैं ये मानता हूँ कि ये कुछ चंद 2%, 1% भी जनता नहीं होगी जो सड़कों पर इस बिल का विरोध कर रहे थे। ये मनुवादी सोच के लोग हैं, ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग हैं, जातिवादी लोग हैं ये लोग। और आप देखिए कि वो बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ इस देश में। बड़ा आंदोलन का अगर हम गिनती करेंगे तो किसानों का आंदोलन था, 700 दिनों तक बॉर्डर पर बैठे रहे। जेएनयू में फी आई के दौरान एक बड़ा आंदोलन हुआ था। 3 महीने तक, 4 महीने तक स्टूडेंट अपने क्लासेस छोड़ करके बाहर बैठे थे कि उनका फी हाइक नहीं होना चाहिए। बड़े आंदोलन की श्रेणी में इसको गिना जाता है। ये कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था। 2 से 3 दिन तक छिटपुट प्रोटेस्ट हुए। 50-100 लोग, कहीं दाढ़ी वाले बाबा बैठ गए और कहीं तिलक ला के बैठ गए, कोई चुट्टी बना के बैठ गए। और सोशल मीडिया में जो ब्राह्मणिकल हेजेमनी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो ब्राह्मणिकल हेजेमनी है, उसको अपना नैरेटिव सेट करने के लिए किसी और प्रवक्ता की जरूरत नहीं थी। उसके प्रवक्ता टीवी पर सूट बूट लगा करके बैठे हुए थे और उनका नैरेटिव को वो पुश कर दिए कि इससे क्या होगा, जातिवाद बढ़ेगा। एक दूसरा कि ये सवर्णों के खिलाफ कानून है, और तीसरा कि इसके फॉल्स कंप्लेनेंट्स जो आएंगे उसका क्या होगा। पहली बात, आप जब इसमें देखेंगे यूजीसी बिल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और इस देश में मुझे लगता है कि 60 से 70% जो अपर कास्ट के लोग हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बना सकते हैं। महिलाएं भी हैं बियॉन्ड ऑल कास्ट। इसमें पीडब्ल्यूडी भी है। अब यूनिवर्सिटी कैंपसेस में आप देखेंगे ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट जो आते हैं वो अपर कास्ट के होते हैं। तो ये कानून आप देखिए कि वो था नहीं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जिस कमियों की हम बात कर रहे हैं कि इसमें IITs IIMs नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन सही से नहीं दिया गया था, कॉलेजेस पे छोड़ दिया गया था कि आप डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन बनाइए। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि हमारे से यूनिवर्सिटी में तो बना लेंगे हम लड़ झगड़ करके, स्टूडेंट मूवमेंट मजबूत है। छोटे छोटे कॉलेजेस बिहार के, यूपी के, जहाँ इस तरह का कोई माहौल नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन भी नहीं बना पाएंगे, कार्व नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन जो था वो मेजोरिटी में रिप्रेजेंटेशन नहीं था। चौथी बात, ये नॉमिनेटेड बॉडी थी। अब SC ST OBC जो चुन करके भी जाएगा उसको कौन चुनेगा? वाइस चांसलर चुनेगी। वाइस चांसलर कौन है? सबके सब अपर कास्ट के वाइस चांसलर बैठे हुए हैं। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर वाइस चांसलर 30-37 से ऊपर अपर कास्ट हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में अपर कास्ट वाइस चांसलर है। इक्विटी कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा? वाइस चांसलर खुद होगा। कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू कौन करेगा? वाइस चांसलर करेगा। और उस कमेटी का हेड कौन करेगा? वाइस चांसलर करेगा। तो बहुत कमियां थी। बट हमारा ये कहना था कि एक एंट्रीम प्रोजेक्ट के बतौर इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया कि ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और ये कोई खैरात में हमें नहीं मिला है, लंबे संघर्षों के बाद मिला। रोहित वेमुला की माँ राधिका वेमुला, पायल तर्वी की माँ, दोनों ने PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि 2012 का जो रेगुलेशन है आपका वो कमजोर है, इसको मजबूत करिए रोहित एक्ट के तर्ज पे। रोहित एक्ट क्या है? जब हम देखेंगे कि बेहतर बॉडी है जिसमें तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आते हैं, IITs IIMs, मेडिकल कॉलेजेस। नॉमिनेटेड बॉडी नहीं है बल्कि ये इलेक्टेड बॉडी होगी। डिफरेंट, उसमें SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, मेजोरिटी में रिप्रेजेंटेशन होगा, और कमेटी का चेयरपर्सन वाइस चांसलर नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन बहुत वाइड एंड है उसमें। NFS लगाना, SC वाइवा में कम नंबर देना, फेलोशिप बंद कर देना, स्कॉलरशिप बंद कर देना, ये डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन में पहले से मेंशन था। तो हमारा ये कहना था कि आप UGC एक्ट गाइडलाइंस को रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू करिए। अब ये छिटपुट प्रोटेस्ट के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, बहुत शर्मनाक है। आप देखिए कि ये वही 2 जजों की बेंच है जिसने वो बोला है कि PIL पे जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो ये सेम 2 जज थे जिन्होंने बोला कि हाँ, 2012 का गाइडलाइन सही नहीं है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ठीक करने के लिए, तो आप मजबूत रेगुलेशन बनाइए। तो सरकार ने एक टूटी-फूटी रेगुलेशन लेकर के आई और अब सेम जज की बेंच ये बोलती है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी
जो बीते दिनों में जितने एक्ट आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ सरकार कुछ बिल लागू कर रही है, फिर उस पर प्रोटेस्ट होता है और फिर जो जज होता है वो फिर बिल को वापस लेता है। ये जो एक सर्कुलेशन में चल रहा है ये चीज़ें, और अभी यूजीसी बिल को भी लेके सेम चीज़ हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना एक जुरिस्प्रूडेंस होना चाहिए। जब हम ये बोलते हैं कि न्याय किस आधार पर आप देंगे, चाहे वो अरावली का केस हो या कुलदीप सेंगर के, दो मसलों में हमने देखा कि एक इस देश का प्रोग्रेसिव तबका एक बड़ा आंदोलन किया, मूवमेंट किया, और उसके बाद उनके फेवर में एक प्रकार का जजमेंट आया। लेकिन ये लोगों को सड़क पर उतर के बोलना पड़ा। आपका जुरिस्प्रूडेंस क्या, आप न्याय का अवधारणा किस तरीके से बना रहे हैं, क्या वो संविधान सम्मत है कि नहीं। आप अपने मन में जो भी आ रहा है कमेंटबाजी कर दे रहे हैं। ये वही सीजीआई है जिन्होंने अरावली वाले केस पर रोक लगाई, कुलदीप सेंगर वाले केस पर रोक लगाई। लेकिन यही सीजीआई है जो उन्होंने उस दिन इन्होंने बयान दिया। एक तो यूजीसी वाले की जातिवाद बढ़ेगा, दूसरा कि देश में जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो देश का जो मजदूर यूनियन है उसके कारण खत्म हो गया, देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है। तो मजदूर यूनियन को अर्थव्यवस्था खत्म नहीं कर रहा, अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, बेहतर सेफ्टी की मांग कर रहा है, बेहतर वेजेस की मांग कर रहा है, बेहतर वर्किंग कंडीशन की मांग कर रहा है। तो जब तक आप जुरिस्प्रूडेंस डेवलप नहीं करेंगे और इंस्टीट्यूशन एक खास वर्ग से आने वाले लोगों के द्वारा हाईली डोमिनेटेड है, तो कहाँ से आप न्याय हो पाएगा। समाज में यदि एक बड़ा तबका, जिस जाति आधार की हम बात करते हैं, SC ST OBC समुदाय का 85% समुदाय यदि इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंस्टीट्यूशन जो एक ब्राह्मणिकल हेजेमनी में काम करेगा, जो कि कर रहा है। आपको प्रोटेस्ट करने और ये सब पे 2 सेमेस्टर के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? वही बात है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आप समझिए कि यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से आज ये समझा गया है कि RSS का अपना एक एजेंडा है यहाँ पे, और CPO मैनुअल के द्वारा ये सब हो रहा है, और लाइब्रेरी की सुविधाओं के लिए प्रोटेस्ट करना, और उसका फैसला उस वक्त देना जब हम देख रहे हैं कि देश भर में रोहित एक्ट के लिए और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल के लिए JNU-SU का एक बड़ा आंदोलन का प्लान था। उस बीच में यूनियन को रेस्ट्रिकेट करने का एक ही मतलब है कि ये सरकार के इशारे पर हुआ, और वाइस चांसलर पूरी तरीके से डरी हुई है। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं। आज का ये जुलूस इस बात को साबित कर देगा कि JNU इसकी मुखालफत करेगा, और सस्पेंशन वापस तो होगा, ये तो बहुत छोटी बात है, करना पड़ेगा उनको। लेकिन जिसके आधार पर हम लोग को रेस्ट्रिकेट किया गया CPO मैनुअल, उस चीफ ऑफिस मैनुअल को वापस करना होगा, और JNU आने वाले वक्त में BBSA के खिलाफ और रोहित एक्ट को लागू करवाने के लिए, UGC गाइडलाइंस को रोहित एक्ट पर लागू करवाने के लिए आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बनेगा। तो अब जातिगत डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारे देश में? नहीं, पहले था बहुत ज्यादा। अब आपको कौन सा डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है? अभी कुछ नहीं है, बहुत अच्छी सरकार है, अभी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई घोटालेबाजी नहीं है जितना पहले था। जातिवाद वही लोग फैलाते थे, अभी तो नहीं है कुछ भी ऐसा। और ये जो भी है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आप इस प्रोटेस्ट पे क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो प्रोटेस्ट करने वाले जाने क्यों कर रहे हैं। प्रोटेस्ट सर जैसे दोनों साइड वाले कर रहे हैं, तो फिर आपका क्या ओपिनियन है? उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करना। जैसे आपको इसमें भी दिख रहा है, रोहित एक्ट का मांग है। अभी पिछले हाल ही में हमने देखा है कि किस तरीके से UGC गाइडलाइंस लेके आता है। वो गाइडलाइंस भी कोई हवा में नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही आया था। जिस केस में रोहित वेमुला की माँ और पायल तडवी की माँ दोनों लगातार लड़ रहे थे, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी किया था कि UGC गाइडलाइंस आने चाहिए। और उन गाइडलाइंस का भी ये इतिहास है कि लगातार रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद रोहित एक्ट का मांग एक आंदोलन से ही, JNU, DU, HCU जैसे कैंपसेस से ही ये मांग उठा है। जो जिस तरीके से हमारे देश में पॉश एक्ट एक संवैधानिक कानून महिलाओं के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन और सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको कवर करता है, रोहित एक्ट भी संवैधानिक कानून के दौर पे था। तो UGC गाइडलाइन एक्चुअली अगर हम रोहित एक्ट के कंपैरिजन में देखें तो कई हद तक एक डाइल्यूशन ऑलरेडी है, क्योंकि UGC एंड कानून में फ़र्क है। IITs, IIMs ये बाहर होते हैं। हम डिस्कोर्स में भी सुन रहे हैं कि काफ़ी वेग एक डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन है। वाइस चांसलर को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, तो काफ़ी पावर के करीब एक कमेटी है। इन सारे इश्यूज के बावजूद भी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही राय को उल्टा कर देता है, उस पर स्टे देता है, ये कहते हुए कि समाज बटेगा। बट समाज पहले से ही जाति से बटा हुआ है, इसीलिए रोहित एक्ट
की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए महिला आंदोलन में पॉश एक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो आज जब ये स्टे लगा हुआ है और हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को भी जाति सूचक गाली दिए गए हैं और उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं किया गया है, तो इतने ओपनली कुछ जाति सूचक गालियां दिए जा रहे हैं कुछ जातिवादी संगठनों से, फिर भी स्टे लगा हुआ है, फिर भी मतलब डेमोक्रेसी बस एक पक्ष में हमें दिख रहा है नजर, एक पक्ष में चलता हुआ नजर आ रहा है। आज हम भी अपनी आवाज उठाने यहाँ आए हैं, केवल मात्र यूजीसी गाइडलाइंस के लिए नहीं, लेकिन रोहित एक्ट के लिए भी यहाँ आए हैं। ये आपको ये मानना होगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके चलते ये सब चीज़ें लाई गई है। तो मतलब अगर आप ऐसा कहेंगे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ठीक करने के लिए जो रूल्स लाए गए हैं उससे फिर कास्टिज्म हो जाएगा, तो ये तो बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक स्टेटमेंट हुआ है ना।